के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दमदार 10। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। अखिलेश यादव की तस्वीर हमने आपके सामने रखी। उन्होंने हनुमान जी की आरती उतारी और साथ साथ हिंदू कार्ड भी खेला। तो दूसरी तरफ दलित और ओबीसी वोटर्स को भी वो साधने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव चुनाव से पहले बड़ा आरक्षण वाला दांव खेलने जा रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में दलित और ओबीसी आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव का आरोप है कि बीजेपी पिछड़े दलित वंचितों की नौकरियों में आरक्षण का घोटाला कर रही है और अब इसे लेकर सपा प्रदेश में बड़ा अभियान चलाने जा रही है। इस मुद्दे पर आज दोपहर 12:30 बजे अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, तो हमारी नजर उस पर भी रहेगी। लेकिन दोनों तस्वीरें एक बात वो सज्जन जी, जो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, अब वो क्या इसमें कामयाब हो पाएंगे? और ये जो अब आरक्षण की बात वो कर रहे हैं, वो ये जानते हैं कि 2024 में उनका पीडीए वाला फॉर्मूला काम कर गया था और हो सकता है ये आरक्षण वाला मुद्दा भी काम कर जाए, इसलिए वो सही टाइम पे इसे प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं होगा। कारण ये है कि देखिए फॉर्मूला गलत है। आप अगर सॉफ्ट हिंदुत्व खेलना चाहते हैं तो उसके साथ मुस्लिम परस्ती नहीं चलेगी। पीडीए क्या है? पिछड़ा और दलित तो ठीक है, उसके साथ जैसे ही अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम आप जोड़ते हैं तो जमीनी अनुभव क्या है पिछड़ों और दलितों का? सपा काल हो या बसपा काल हो, उसमें ज्यादातर पिछड़े जो सपा और बसपा के साथ है आज भाजपा की तरफ क्यों गए? क्योंकि उनका सीधा था कि एक जाति पिछड़ों की या एक जाति दलित की और मुस्लिम, इन लोगों का सत्ता होता था और बाकियों पे आप अतिक्रमण करते थे। तो वैसे में अगर पिछड़े और दलित की राजनीति करनी है तो उसके साथ एम नहीं जोड़ना होगा आपको। आप उसको एक ही तरह करें, अल्पसंख्यक करें। दूसरी बात यह है कि वहां पे जो जमीनी अनुभव अभी भी जाके देखें, लोगों का आरक्षण को लेके ये नहीं है कि ओबीसी राजनीति में जो अंतर्विरोध है वो असली कहानी है कि ओबीसी राजनीति मंडल के बाद 27% आया। उसमें सबको पता है कि जो पुलिस की भर्ती हुई वहां पे हर 4 में 3 एक जाति से भर्ती किए गए थे मुलायम सिंह के समय में। सरकारी नौकरों में वही आंकड़ा है। जितनी चेयरमैनशिप थी एक जाति विशेष को जाती थी, यादव जाति। तो वैसे में जो गैर यादव अति पिछड़े हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में तो अति पिछड़ा बिहार और तमिलनाडु की तरह नहीं है, उनका अनुभव ये पिछड़ा बनाम अगरा, वो जो कैटेगरी की लड़ाई थी ना, उसका समय गया कि एक दलित कैटेगरी, कहां दलित है? जाटव बनाम गैर जाटव है, यादव बनाम गैर यादव है। उसके बाद आपका ठाकुर और ब्राह्मणों का भी थोड़ा बहुत अंतर्द्वंद रहता है। तो वो कैटेगरी वाली लड़ाई जो मंडल के समय थी उसका समय गया। ये लोग जो है घिसी पिटी फॉर्मूले को लाना चाहते हैं। और अगर आंशिक सफलता 24 में मिली, वो आपके पक्ष में नहीं था, वो बीजेपी विरोध में था। उसकी लाभार्थी एक इंडिपेंडेंट सांसद भी हो रहा है, चंद्रशेखर आजाद। फिर से लड़वा के आप देख लीजिए उनको नगीना से। कहने का मतलब है कि आप अगर सॉफ्ट हिंदुत्व करना चाह रहे हैं तो फिर पिछड़े और दलित की राजनीति मत कीजिए। पीडी ही करे, ए हटा दीजिए। नहीं, हाँ, और पीडी करना चाह रहे हैं पिछड़े और दलितों की, तो फिर उसके साथ ए नहीं जोड़े। क्योंकि वो ये दौर जो है अलग दौर है। जमीनी अनुभव में ऐसा कोई समीकरण सक्सेसफुल नहीं होगा जिसमें आप हिंदू पिछड़े दलितों को मुसलमानों के साथ जोड़े। नहीं चलेगा। रोजमर्रे की जिंदगी में उनका संघर्ष है, वो लोग आसपास में रहते हैं, और उसके अलावे हिंदुत्व के साथ ये जाति का नैरेटिव नहीं सक्सेसफुल होगा। तो फॉर्मूला ही गलत है। 27 के रन से पहले यूपी में समाजवादी पार्टी का ये जो जातीय समीकरण है, वो इसे जैसे भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी एक झलक सहारनपुर में लेकिन देखने को मिली। सपा सांसद इकरा हसन ने मोनू कश्यप हत्याकांड को लेकर थाने के बाहर धरना दिया। इकरा पीड़ित परिवार को लेकर डीआईजी से मिलने के लिए पहुंची। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही थी। इकरा का कहना है कि पुलिस पिछड़े समाज के लोगों की शिकायतें नहीं सुन रही है, उल्टा उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इकरा हसन ने आरोप लगाया कि उन्हें महिला थाने में 10 मिनट तक हिरासत में रखा गया। उनके लोगों को हिरासत में रखा गया, फिर वहां पर पानी पीने से लेकर हाथ लगाने तक का खूब ड्रामा हुआ है। आप पहले तस्वीरें देखें। नहीं है, नहीं, आप अपनी तानाशाही के हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं और हर आदमी को कमजोर समझ रखा है आपने। क्या करोगे? गोली चला दोगे? फांसी दे दोगे? दो, हद कर दिए। तरीके से किसी को बात करना नहीं आता है। हम धरने पर बैठे थे क्योंकि एक माँ जिसके बच्चे को की बेरहमी से हत्या कर दी गई, वो अपनी गुहार लेकर डीआईजी के पास आई थी, लेकिन सिले में उन्हें यह मिला कि उन्हीं के परिजनों को जेल भेज दिया गया। मैं भी वहां पर उनके साथ थी। मुझे महिला थाने में ले जाया गया, उन्हें दूसरे थाने में, और उन्हें वहां से जेल में भेजा गया। तो ये सरासर तानाशाही थी कि उन्हीं लोगों को जो अपनी गुहार लगाने आए, उन्हीं को आपने जेल में बिठा दिया। अगर आज पीड़ित की भी नहीं सुनी जाएगी तो सुनेगा किसकी है प्रशासन?
और ये यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जो सरकार बार बार कानून व्यवस्था की दुहाई देती है, आज ये कानून व्यवस्था उनके सामने है। ये राम राज्य है, ये राम राज्य है जिसमें पिछड़े समाज के लोग या जो शोषित समाज है उनसे जो लोग आ रहे हैं उनके साथ ये दुरुपयोग हो रहा है। ये महिला कोई मुसलमान महिला नहीं थी, उनके लिए तो अलग ही कानून चल रहे हैं। कश्यप समाज से थी और हमेशा भाजपा को वोट देते आए हैं, उनके साथ ये हुआ है आज। बड़ी बारीकी से वो खेल खेल गई। मुस्लिम की भी बात कर ली का उनके लिए तो अलग कानून है, ये तो कश्यप समाज की महिला थी, यहाँ पर भी उन्होंने जाति का कार्ड खेल लिया। और हालांकि वो तस्वीरें तो अभी हमने दर्शकों के सामने रखी नहीं कि पुलिस वाली एसपी जो थी उनको केवल हाथ भर लगाया था कि आप मुझे हाथ मत लगाना। गुस्सा हो गई इस बात, थाने में बैठी कि आपका पानी हम नहीं पियेंगे। अब इसमें दो पहलू है, इसको समझने की जरूरत है। एक तो क्या है कि समाजवादी पार्टी अपने मुस्लिम लीडर्स को आगे कर रही है मुस्लिम वोट बैंक के लिए, जो उसको लग रहा है कांग्रेस के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट होना है, कांग्रेस के साथ जो वेस्टर्न यूपी में लड़ाई होगी मुस्लिम वोट को लेकर के, उसके लिए सेट करना है समाजवादी पार्टी को। इमरान मसूद के बरक्स आप इकरा हसन को खड़ा करें। इमरान मसूद अलग पॉलिटिक्स करते हैं, सहारनपुर के एमपी हैं और फायर ब्रांड आदमी हैं, कांग्रेस के लिए ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। हम मुस्लिम वोट पर समाजवादी पार्टी की दावेदारी है, तो एक तो वो कॉन्फ्लिक्ट है आपस का। ये विदेश से पढ़ लिख करके आई हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू में भी जाति वाली पॉलिटिक्स, ये इनकी भाषा है। तो एक तो वो पॉलिटिक्स हो गई पहले, और दूसरी ये पॉलिटिक्स है मोनू कश्यप का जो मामला, जो लड़का मारा गया जिसकी बात वो कर रही है, उसकी माँ को लेकर के, और ये कहानियां चल रही हैं। वो पिछड़ी जाति का लड़का है जिसको लेकर कश्यप समाज का, जिसके लिए भी करेंगे बीजेपी को वोट करता है। तो एक तो कास्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, जो भारतीय जनता पार्टी 80 की बात करती है, उस 80 के अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जा सकता है। फ्रेगमेंटेड तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है, जाति के आधार पर तो बटा ही हुआ है। और इनको जो उम्मीद दिखती है वो ये उम्मीद दिखती है कि भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार जब 255 सीटें मिली तब भी 44% वोट आया, तो मतलब 43-44% वोट आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। इसका मतलब है कि 50-55% हिंदू वोट दे रहा है, 55% के करीब हिंदू वोट दे रहा है। इसका मतलब 40-45% हिंदू वोट बटता है। तो उसमें यादव का वोट भी है, जो अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का है। तो उनको लगता है कि मुस्लिम प्लस यादव 20% के करीब 19-20% मुसलमान का वोट है, प्लस यादव 10% अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास 30% का है। और जो कास्ट का लैंडस्केप बहुत फ्रेगमेंटेड है, उसमें से अगर हम कुछ और जातियां अपने साथ जोड़ लेते हैं तो हम एक कंफर्टेबल उसमें आके, यहाँ उनको उम्मीद दिखती है कि ये 44% बीजेपी ले आ रही है, तो स्कोप है कि हिंदू अभी भी वोट नहीं दे रहा है, उसमें दलित भी है, पिछड़े भी हैं जो बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। और ये फ्रेगमेंटेशन बहुत बहुत डीप रूटेड है। मतलब इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट हैं जिनका जाटों के साथ विवाद है, जाटों है जिन जाटों का मुसलमानों के साथ विवाद है, यादवों का जाट और जाटों मुसलमान तीनों से विवाद है। तो ये एक फ्रेगमेंटेशन, अखिलेश यादव इसको कैसे साधेंगे, उनके पास साधने का तरीका फॉर्मूला आरक्षण का है, जो आप कह रहे हैं। हाँ। कि आरक्षण का उनके पास है, और बीजेपी के पास हिंदुत्व प्लस विकास, और ये कि हम आरक्षण कहाँ खत्म कर, हम तो आरक्षण दे रहे हैं। तो उनके पास सारी चीजें हैं कि 80 को एकजुट रखें। इधर से ये कोशिश है कि उस 80 में अगर हम कुछ ब्रेक करके अपने साथ जोड़ सकते हैं तो हमारे लिए एक मौका होगा चुनाव। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी जातीय जोड़ तोड़ में जुटी हुई है, जैसे अभी अजीत जी भी समझा रहे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने काम के बल पर, उन्हें उस पर भरोसा है, उस पर वो ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। योगी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पिछले 9 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया। योगी सरकार ने अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते हुए पिछले 9 साल में 17,000 से ज्यादा एनकाउंटर किए। 289 दुर्दांत अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर कर हम लोग पहुंचाया। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक यूपी पुलिस ने पिछले 9 साल में कुल 17,043 एनकाउंटर की घटना को अंजाम दिया, जिनमें 34,253 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। एनकाउंटर की इन कार्रवाई में 11,834 आरोपी पैर में गोली लगने की वजह से घायल हुए। वहीं इन अपराधियों से लोहा लेते हुए यूपी पुलिस के 18 जवान भी शहीद हुए, 1,852 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। ये जो रिपोर्ट कार्ड है, इसको देखने के भी 2 नजरिए हो सकते हैं सज्जन जी। पहला नजरिया तो ये कि आपको एनकाउंटर क्यों करना पड़ रहा है, क्या बिना एनकाउंटर के लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त नहीं किया जा सकता? और दूसरा सवाल यह है कि अगर अपराधी हो ही गए हैं इतने निरंकुश की, फिर उन्हें बुलेट का ही सामना करना पड़ेगा, तो ये भी सही। देखिए, जो गवर्नेंस है वो एक थियरी में होता है और एक प्रैक्टिस में होता है। जब हम थियरी में बात करें तो एक भी एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, उसके लिए कानून है, सब कुछ है। लेकिन व्यवहारिकता में जाके देखिए तो यूपी जैसे प्रदेश में जहां गुंडागर्दी चरम पे थी और एक तरीके से उनको संरक्षण ही नहीं मिला हुआ था, वो सत्ता के हिस्से बन गए थे, वैसे प्रदेश में अगर आप जमीन पे लोगों से बात करें, खासकर गरीब तबके से, और गरीब तबकों में भी खासकर आप महिलाओं से बात करें,
तो आप देखेंगे कि यहाँ पे योगी की जो ये बुलडोजर पॉलिटिक्स कहिए या एनकाउंटर वाली जो अवधारणा है, इसको लोग पॉजिटिवली लेते हैं। तो ये गवर्नेंस प्रैक्टिस में लोग महसूस कैसे करते हैं? बात यह है कि कानूनी तरीके से ये गलत है, मानवाधिकार के तरीके से ये लोग इसकी कभी भी स्वीकृति नहीं देंगे, लेकिन व्यवहारिकता में लोग ये मानते हैं। सैफई गांव का मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक पकौड़े वाला था, एक स्टॉल था, और हम लोग गए थे 2022 के चुनाव से पहले। हमने पूछा कि क्या लग रहा है, तो उसने बोला कह नहीं सकते यहाँ पे हम कुछ। वो गैर यादव जाति से थे। हम लोगों ने घुमा के बोला कि अच्छा 5 साल लगभग होने वाले हैं योगी जी के, 5 साल आपने अखिलेश भैया का देखा, क्या फर्क है? तो उसने बताया कि थोड़ी महंगाई बढ़ गई है, लेकिन मेहनत करके हम लोग 2 भाई चला लेते हैं, थोड़ा राशन वाशन मिल जाता है, काम चल जाता है। दिक्कत है, पहले होता था कि दुकान खोलते थे, 4 लोग बोतल लेके बैठ जाते थे और गलती से हमने पैसे मांग दिए 3-4 घंटे बाद, इतनी भद्दी गालियां देते थे और उनके चक्कर में बाकी लोग भी नहीं आते थे। कहने का मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर पे जो अखिलेश और योगी की जो बाइनरी है वो ब्लैक एंड व्हाइट की है। इसमें अखिलेश कभी योगी को बीट नहीं कर सकते हैं। वो पिछड़े दलित की बात, आरक्षण की बात, वो सब कर, उसमें थोड़ी बहुत आंशिक सफलता इधर उधर उन्हें शायद मिल भी जाए, लेकिन कानून व्यवस्था का जहां मसला आएगा, जहां कंपैरिजन योगी और अखिलेश में होगा, अखिलेश के पीछे पूरा समाजवादी पार्टी के गुंडा तंत्र, जो अनुभव की चीज है, उसका एक बैगेज है, वो उससे आगे नहीं निकल पाए। वैसे में आप पीडीए, वो बैगेज 10 साल के बाद भी है। अरे अवधारणा में जंगल राज बिहार में तेजस्वी को झेलना पड़ रहा है। हाँ। अभी तो मियाद ताबीज की खत्म नहीं हुई, अभी लंबी चलेगी और बीजेपी वाले चलवाएंगे भी उसको याद दिला के। देखिए, अब जिसने जख्म खाया है वो उस जख्म को कुरेदेगा भी और उसको सालेगा भी, उसे याद रहेगा वो जख्म। 27 के रण को लेकर राहुल गांधी भी एक्टिव हुए हैं। राहुल गांधी आज अपने पुराने संसदीय क्षेत्र अमेठी जाएंगे। राहुल गांधी अमेठी के गौरीगंज में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कल राहुल गांधी रायबरेली में थे। रायबरेली के रास्ते में उन्होंने हनुमान मंदिर में पूजा की। रायबरेली में रैली करके मोदी सरकार पर फिर से हमला किया और अब आज वो अमेठी का बूथ मजबूत करने जा रहे हैं। तो रायबरेली और अमेठी दोनों याद आ रहे हैं राहुल गांधी को। सर क्या बात है, अब वायनाड से मुंह नहीं रहा? हाँ, वही लोगों को ये सब आदमी कहता है कि भाई राहुल गांधी नहीं आते हैं, तो गए ना भाई, 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश गए। अब देखिए इसके बाद फिर कब जाते हैं, तो वो जाते रहते हैं। उनका चुनाव क्षेत्र है रायबरेली, तो वहाँ के लिए गए, तो अब अमेठी भी चले जाएंगे। 6वीं या 7वीं बार। हाँ, तो वो रायबरेली गए तो अमेठी भी चले जाएंगे। इसको ये नहीं समझना चाहिए कि राहुल गांधी अभी से 2027 के चुनाव की तैयारी में लग गए, क्योंकि वो एक चुनाव की तैयारी अलग तरीके से होती है। आपके दौरे यात्राओं से चुनाव की तैयारी नहीं होती। आपका संगठन कैसा है, अब कल हम आपको बताएं तैयारियों की क्या स्थिति है कांग्रेस पार्टी की, कि अजय कुमार लल्लू बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, प्रदेश अध्यक्ष थे, ओबीसी समाज से आते हैं, ओडिशा के प्रभारी हैं, एआईसीसी में उनको बड़ा मुकाम मिला हुआ है जी। कल वहां की प्रदेश कमेटी ने अजय कुमार लल्लू का पास नहीं बनने दिया एयरपोर्ट में जाने के लिए, कि कहीं वो राहुल गांधी को रिसीव करने ना चले जाए, तो उनका पास नहीं बनने दिया गया। अब बताइए 10 लोग तो पार्टी में है टोटल मिला जुला करके, 2 एमएलए हैं, उसी में जो प्रमोद तिवारी और अजय राय गए, इन लोगों ने मिलकर के अजय कुमार लल्लू का पास नहीं बनने दिया कि वो एयरपोर्ट में ना घुसे राहुल गांधी को रिसीव करने। तो अब बताइए, एक ओबीसी चेहरा बना रहे थे, वो बड़े क्लोज भी थे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों के बड़े क्लोज थे, उनको नेता बनाया गया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, और वो राहुल गांधी को रिसीव न करने जाए, ये पूरी कमेटी इस कोशिश में लगी हुई थी। तो चुनाव की तैयारी ऐसे नहीं होती। आप गए, आप घूम करके आ गए, अच्छी बात है। आप अगर जमिए ना, रहिए वहीं। आप उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, आप अभी हमने खबर सुनी कि वो 102 सीटें क्लेम करेगी और 2200 उम्मीदवारों की लिस्ट बनवा रही है कांग्रेस पार्टी। तैयारी करिए, ग्राउंड पर संगठन मजबूत करिए, अपने लोगों को वहां संगठन में जोड़िए, लोगों को मजबूत करिए, उसके आधार पर आप तैयारी होगी। ये इसको हम तैयारी नहीं मानते हैं 2027 की। इससे तैयारी तो आपने बता दी कि संगठन की स्थिति क्या है। एक कहानी आप भी बता रहे थे, यही कांग्रेस पार्टी की मायावती से मिलने पहुंचे। आज कांग्रेस पार्टी के जो वहां के उनके दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और उनके जो सांसद, जो दलित सांसद हैं, ये लोग गए कि बीएसपी में मायावती से मिलते हैं। सुरक्षा कर्मियों ने गेट से लौटा दिया, क्योंकि आपने पहले से अपॉइंटमेंट, अब जब आप मायावती से मिलने जा रहे हैं तो पहले से बात होती है, आप पहले से तय करते हैं, सहमति बनती है। ये क्या है कि कुछ लोग कि आपने डेलीगेशन लिया कांग्रेस का, मीडिया में अनाउंस किया और चले गए, और वहां से लौट रहे तो उसकी तस्वीरें भी साझा की। अब ये कौन सी चुनाव की तैयारी है कि हम मायावती से मिलना चाहते हैं, वो नहीं मिल रही है, दलित समाज से हमारा ज्यादा प्रेम है, उनका नहीं है। अब इस तरह की तैयारी, और फिर राहुल गांधी ये सोचते हैं कि अडानी अंबानी करके ही वो केवल ये चुनाव जीत लेंगे या उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी की स्थिति बेहतर हो जाएगी, तो ये कैसे होगी?
आइए दमदार 10 में अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा पर है। मोदी इटली पहुंच गए हैं। इटली पहुंचने पर एयरपोर्ट से लेकर होटल तक प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ डिनर किया और आज दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होने वाली है। साथ ही मोदी इटली के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। भारत इटली के बीच इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को लेकर चर्चा होगी। साथ ही दोनों देशों के बीच 2025-29 जॉइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान पर बात होनी है। वहीं दोनों देशों के बीच डिफेंस इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी समेत कई क्षेत्रों में MOU साइन किए जा सकते हैं। ये 3 तस्वीरें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही इटली पहुंचे तो उनका जो शानदार स्वागत हुआ। बड़ी बात यह है अजीत जी कि अब इटली के साथ एक तो हमारी जो फूड सिक्योरिटी है, फूड सप्लाई चेन है, हम उसको कितना बेहतर बना सकते हैं और भारत और इटली की ये बातचीत किन मायनों में बहुत अहम है। देखिए, इसको एक कंट्री के हिसाब से अलग करके हम लोग को नहीं देखना चाहिए, इसको समग्रता में आप देखिए। यूरोप के 4 देशों की यात्रा प्रधानमंत्री ने की है। जो नॉर्डिक कंट्री है उनका एक सम्मेलन था कल, उसको भी उन्होंने प्रधानमंत्री उसमें भी शामिल हुए। तो हम उसमें कई देश ऐसे थे जिनकी द्विपक्षीय यात्रा पर नहीं गए थे प्राइम मिनिस्टर, जैसे आइसलैंड था या फिनलैंड था। इन लोगों के इनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों से भी मिले और जो यात्रा जो प्रधानमंत्री ने की उसमें नीदरलैंड गए, नॉर्वे गए, स्वीडन गए और अब इटली गए हैं। तो इसको इस तरह से एक समग्रता में यूरोप के साथ भारत के संबंधों को देखना चाहिए। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है हम लोगों के साथ। जो यूरोपीय जो व्यापार कमीशन है उसके साथ भी हमारी डील हुई है। और ये जो भारत अपना जो विविधता ले आ रहा है, वैकल्पिक उपाय खोज रहा है अपनी, चाहे फूड सिक्योरिटी का मामला हो, एनर्जी सिक्योरिटी का मामला हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मामला हो, उसमें भारत यूरोप की तरफ देख रहा है। यूरोप के साथ भारत के संबंध बेहतर हो रहे हैं। डिफेंस डील को लेकर के हम लोग फ्रांस के साथ कर रहे हैं, हम लोग जर्मनी के साथ, यूरोप के सारे देशों के साथ हम लोग कर रहे हैं। और उसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि हम लोग चाइना के साथ हम लोग को निश्चित रूप से अपना व्यापार बायलैटरल कम करना होगा, क्योंकि वो हमारे लिए, हम ब्लीड कर रहे हैं, हमारे लिए पूरा नुकसान का सौदा है। हम मतलब आप सोचिए 10 लाख करोड़ रुपए का व्यापार घाटा चाइना के साथ हुआ। अमेरिका के साथ हमारा व्यापार, हमारा सरप्लस था, लेकिन अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है और ट्रंप के रिजीम में कम से कम तो वो बहुत ही हमारे संबंध उनके साथ खराब हो गए। तो हमको यूरोप के साथ संबंध बेहतर करने हैं और वो भारत कर रहा है। प्रधानमंत्री की यात्रा UAE को छोड़ दे, 4 देशों की यात्रा बहुत ही अहम है और हर देश के साथ कुछ ना कुछ हमारा स्पेसिफिक एग्रीमेंट है। इटली के साथ तो हमारा बहुत ही अच्छा पहले से भी संबंध है। प्रधानमंत्री के जॉर्जिया मेलोनी के साथ उनके निजी संबंध भी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत वाइब्रेंट हैं, बहुत। और FII को लेकर भी जो हमारे कंसर्न है वो कंसर्न भी कुछ हद तक कम हो सकते हैं। इन यात्राओं को यूरोप की, जैसे आप अजीत जी कह रहे हैं कि समग्रता में देखने की जरूरत है। अमेरिकी विदेश मंत्री भी भारत दौरे पर आने वाले हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। रूबियो 23 मई से 26 मई तक भारत दौरे पर रहेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का यह पहला भारत दौरा है। रूबियो क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में शामिल होंगे, जिसमें भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सदस्य देश हैं। वहीं रूबियो के दौरे में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार, रक्षा और एनर्जी के क्षेत्र में चर्चा होगी। मार्को रूबियो दिल्ली के अलावा कोलकाता, आगरा और जयपुर भी जाने वाले हैं। अभी हम बात कर ही रहे थे कि जिस तरीके से टैरिफ हमारे ऊपर अमेरिका ने हाल के महीनों में लगाए हैं, उसके बाद कोई बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है। मार्को रूबियो के आने से, इस विदेशी दौरे से, क्या वो सिचुएशन कंफर्टेबल हो पाएगी? देखिए, कोशिश है और इंसेंटिव दोनों देशों को लेके है, क्योंकि जब से ये प्यूनिटिव टैरिफ वाली जो एक आर्बिट्ररी तरीके से ट्रंप की पॉलिसी आई, केवल भारत के साथ नहीं, दुनिया के हर देशों के साथ। तो आप देखिए, एक लग रहा है कि अमेरिका जिस तरीके से वेपनाइज किया है टैरिफ को, बाकी देश भी क्या कर रहे हैं, अमेरिका को काउंटर करने के लिए एक दूसरे के साथ जो ट्रेड रिलेशंस है उसको काफी गहरा कर रहे हैं। जैसे भारत का यूरोपीय यूनियन के साथ हुआ, उसके बाद वो दौर भी वापस आ चुका है जब बायलैटरल ट्रेड हो जाए। तो ये अमेरिका के लिए लॉन्ग टर्म में चिंता की बात है कि आप प्यूनिटिव स्ट्रेटजी से आप समझे कि धमका के आप हर देश को अपने हिसाब से नचा देंगे। उसमें जो काउंटर रिएक्शन हो रहा है, उसमें देखिए उसके तुरंत बाद जो एक संकेत देने के लिए प्रधानमंत्री SCO की मीटिंग में चीन चले गए थे, चीन के दौरे पे, वो इमीडिएट एक सिंबोलिज्म में दिखाया गया था। उसके बाद से जिस तरीके से ये 4 देशों की यात्रा हुई है, उसके पहले UAE की यात्रा हुई थी और उसके बाद ये जो बात चल रही है कि इंडिया मिडिल ईस्ट एंड यूरोपियन कॉरिडोर चल रहे, वो भी इस एजेंडे में है जो प्रधानमंत्री का दौरा है। तो ये दिखा रहा है कि अमेरिका अगर प्यूनिटिव स्ट्रेटजी को लेके भारत को आइसोलेट करना चाहेगा या पेनल्टी लगाना चाहेगा,
तो भारत और अन्य देशों के साथ भी काफी इंसेंटिव है कि वो आपस में आए और अपने संबंध को गहरे करें, जो अमेरिका के कॉस्ट पे होगा। तो निश्चित तौर पे एक सुपर पावर कभी भी ये नहीं देखा कि लॉन्ग टर्म में उसकी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है वो बाधित हो। तो ये केवल भारत के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी जो है काफी जरूरी है कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को जितना सहज कर पाए। और ये प्यूनिटिव टैरिफ वाली जो स्ट्रेटजी है कि आप टैरिफ को वेपनाइज करके आप फॉरेन पॉलिसी रिलेशंस को फिक्स करना चाहते हैं, उसमें काउंटर मेजर भी कल काफी ही मैं एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ रही थी और कैसे डोनाल्ड ट्रंप डॉलर पे डॉलर कमाए जा रहे हैं और कितना फायदा उन्हें हो रहा है। नहीं, और इस मामले में देखिए ये क्वाड को लेकर के बात करेंगे, लेकिन क्वाड को लेकर के अमेरिका कितना अपने रिलेक्टेंट है और कितना उसने इसको छोड़ दिया ये सब लोग जानते हैं जी। अभी जब गए ट्रंप गए चाइना, तो उन्होंने जापान के प्राइम मिनिस्टर को फोन करके बताया कि हम चाइना जा रहे हैं, क्योंकि क्वाड का गठन ही चाइना को के काउंटर में आपने किया है और भारत को बताना आपने जरूरी नहीं समझा। अब मार्को रूबियो आ जाएंगे तो उससे हम लोग क्या, हमारा ट्रेड डील हमारा जो अटका हुआ ट्रेड डील करा दीजिए। वो नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं जब उनकी ये यात्रा शुरू होती है तो किस तरीके के यहाँ से नतीजे निकलकर सामने आते हैं। दमदार 10 में बस इतना ही। बहुत शुक्रिया आपका अजीत जी, फजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।